जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका इस चैनल में स्वागत है। आपने यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। आदिवासियों का अस्तित्व में किस तरह संकट गहराया हुआ उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जहां एक ओर मोदी सरकार आदिवासियों के विकास का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं निजी कंपनियों के लिए उनके जल, जंगल और ज़मीन के दोहन का रास्ता भी खोल रही है। पिछले वीडियो में हमने सिंगरौली और अडानी के बीच आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन के लिए संघर्ष की बातें आपको बताई थी। पेशा कानून और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को निष्क्रिय करते हुए जल, जंगल और ज़मीन के साथ ही खनन से संबंधित कानून संशोधन किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नए भारत में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। द वायर में सिराज दत्ता की एक रिपोर्ट छपी है, उसी के संदर्भ में मैं यह वीडियो बना दे रहा हूँ। विस्तार से समझने के लिए आप उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं। मोदी सरकार जब भी मौका मिलता है तो अपने को आदिवासियों का हितैषी के रूप में पेश करती है। उसी में से एक है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना। हालांकि मैंने जनजातीय प्रतीकों के पीछे के राजनीति को समझने के लिए एक वीडियो ये वाला बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आप समझ पाएंगे कि आदिवासी नेताओं को सामने रखने के पीछे इन लोगों की मंशा क्या है, जबकि इन लोगों को हासिल कुछ और करना होता है। देश भर में आदिवासियों के विरुद्ध जो विकास का नंगा नाच खेला जा रहा है, जिसमें आपने सिंगरौली में अडानी बनाम आदिवासियों की लड़ाई को देखा, जहां भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों ही आदिवासियों का संरक्षण करने के बजाय अडानी के साथ खड़ी मिलती है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने लद्दाख के आदिवासियों की संवैधानिक मांग के लोकतांत्रिक संघर्ष को बुरी तरह से कुचला है। मणिपुर में आदिवासी समुदायों पर 2 साल से भी ज़्यादा तक जातीय हिंसा में उन्हें दबाया गया, जहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। माओवाद को ख़त्म करने के नाम पर बस्तर में आदिवासियों का पुलिसिया दमन सुर्खियों में है, तो झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासियों के स्वतंत्र धार्मिक कोड की मांग पर भी केंद्र चुप्पी साधे बैठी है। तो यह साबित करते हैं कि आदिवासियों के अस्तित्व को साजिशन समाप्त किया जा रहा है। आदिवासी अस्तित्व को खतरे में डालते हुए इस नए भारत की तस्वीर को यदि देखें तो पिछले 11 सालों में वैसे तो आदिवासियों का जीवन और आजीविका, पहचान, उनकी सामूहिकता है, सामुदायिकता है, संस्कृति है तथा जल, जंगल और ज़मीन से जुड़ा है। इन सबके बिना आदिवासी श्रम बाजार में एक शोषित मजदूर बनकर रह जा रहा है और इसका एहसास आदिवासियों को भी है। देश में आदिवासियों के संसाधनों के दोहन और उनके सामाजिक आर्थिक शोषण का लंबा इतिहास है। इस शोषण के विरुद्ध आदिवासियों के संघर्ष का भी इतिहास लंबा है, चाहे अंग्रेजों के विरुद्ध हो या गैर आदिवासी सामंतवादी शोषकों के या सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के विरुद्ध हो। इन्हीं संघर्षों का नतीजा था कि अंग्रेजों को आदिवासियों के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जैसे झारखंड के कोल्हान में विल्किंसन रूल, तो छोटा नागपुर और संथाल परगना में CNT एक्ट और SPT एक्ट। ऐसे कई कानूनों को आज़ाद भारत में भी चालू रखा गया। साथ ही आज़ादी के बाद समय समय पर जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का अधिकार और उनके स्वायत्तता के संरक्षण के लिए कई संवैधानिक प्रावधान व कानून भी बनाए गए, जैसे 5वीं और 6वीं अनुसूची, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, जिसे हम पेशा कानून कहते हैं, वन अधिकार अधिनियम आदि। इन सभी संघर्षों और संवैधानिक प्रावधानों का मूल मकसद यही है कि आदिवासी अपने जीवन, संस्कृति और संसाधनों का प्रबंधन अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप कर सकें, गैर आदिवासी और सिस्टम उन पर हावी न हो जाए और सरकार उनकी सामूहिक अनुमति के बगैर उनके जल, जंगल और ज़मीन से संबंधित निर्णय नहीं ले सके। हालांकि यह बात भी सच है कि आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, ने ईमानदारी के साथ इन कानूनों का पालन नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार द्वारा हिंदू राष्ट्र स्थापित करने, संसाधनों के निरंकुश दोहन एवं निजी कंपनियों को संसाधनों को सौंपने के एजेंडा ने पिछले 11 सालों में आदिवासियों को और ज़्यादा हाशिए पर धकेल दिया है। इन 11 सालों में आदिवासी स्वायत्तता को ख़त्म किया गया, साथ ही जल, जंगल और ज़मीन का दोहन कई गुना तेज गति से बढ़ा है। विभिन्न वीडियो में मैंने यह स्पष्ट किया है कि आदिवासियों के भूमि संरक्षण और शोषण के विरुद्ध 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन आदिवासियों के संरक्षण को समाप्त करने के लिए और शोषण के लिए तो नहीं बनाए जा सकते। उसी तरह पेशा कानून और 5वीं अनुसूची
आदिवासियों की संस्कृति और संसाधनों पर स्वायत्ता के विशेष प्रावधान भी देते हैं। हाल ही में लद्दाख में हुई घटनाक्रम मोदी सरकार की आदिवासियों के स्वायत्ता के संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने के तानाशाही रवैये को उजागर करती है। लद्दाख में जहां 95% आबादी आदिवासियों की है, लेकिन लंबे समय से छठी अनुसूची व्यवस्था लागू करने की मांग को दरकिनार कर दिया जा रहा है। ज्ञात हो 2019 में मोदी सरकार ने बंदूक की नोक पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। साथ ही धारा 35 को भी समाप्त कर दिया था, जिसके तहत स्थानीय लोगों को भूमि, नौकरी आदि के लिए विशेष संरक्षण था। आदिवासी लोग किस तरह ठगे जाते हैं इसका उदाहरण लद्दाख भी रहा है, क्योंकि वहाँ के आदिवासियों ने धारा 370 हटाने का समर्थन किया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के दशकों की मांग पूरी हो सकती है। केंद्र ने भी ऐसा वादा किया था, केंद्र का मतलब मोदी सरकार का। लेकिन पिछले साल वहाँ एक बड़ी सोलर पावर परियोजना लगाई जा रही है। ये किसकी है अब यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उन लोगों की जीविका और पर्यावरण पर पड़ रहा है। और अब उन लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों, नौकरी और शासन व्यवस्था पर उनका ही कोई नियंत्रण नहीं बचा। केंद्र की मोदी सरकार ने लद्दाख के आदिवासियों द्वारा पूर्ण राज्य और छठी अनुसूची के लिए चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन को हाल में व्यापक दमन के साथ रोक दिया। पुलिसिया हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई और अनेकों पर मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। आंदोलन से जुड़े जाने माने गांधीवादी पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के विरुद्ध तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक और मोदी सरकार आदिवासियों के विकास का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार निजी कंपनियों के फायदे के लिए उनके जल, जंगल और ज़मीन के दोहन का रास्ता भी खोल रही है। इसके लिए पेशा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को निष्क्रिय करते हुए जल, जंगल और ज़मीन तथा खनन से संबंधित कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। आपको यदि याद हो तो 2014 में सरकार बनते ही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन का अध्यादेश पारित किया गया था। 2013 के कानून में अधिग्रहण के लिए लोगों की सहमति एवं सामाजिक प्रभाव यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और पर्यावरण प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के आकलन को अनिवार्य बनाया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया था। आदिवासियों और अन्य किसान समूहों के व्यापक विरोध के बाद केंद्र को इन बदलावों को निरस्त करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद केंद्र ने चालाकी से इन बदलावों को कई भाजपा शासित राज्यों जैसे झारखंड के राज्य सरकार द्वारा लागू करवा दिया। तितिरबिला गांव में सड़क के लिए हुए भूमि अधिग्रहण में रघुवर दास ने उन्हीं संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम का सहारा लिया था। आप जाकर मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में आदिवासियों के भूमि अधिकार के लिए सुरक्षा कवच माने जाने वाले CNT एक्ट और SPT एक्ट कानूनों में रघुवर दास सरकार ने 2016-17 में संशोधन की कोशिश की थी, लेकिन व्यापक जनविरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। मोदी सरकार की जंगलों के संसाधनों, भूमि और उन क्षेत्रों में खनन की संभावनाओं पर विशेष नज़र है। वन अधिकार कानून और पेशा अधिनियम की अनदेखी करके 2020 में मोदी सरकार ने कोयला के लिए व्यावसायिक खनन व्यवस्था लागू कर निजी कंपनियों के लिए संसाधनों को लूटने के दरवाजे को और बड़ा कर दिया। 2023 में सरकार ने वन संरक्षण कानून में संशोधन कर आदिवासियों और वन पर निर्भर अन्य समुदायों की सहमति के प्रावधानों को कमजोर कर दिया एवं निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने की व्यवस्था कर दी। यह महज संयोग नहीं है कि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही भाजपा सरकार अडानी की खनन परियोजना के लिए रातों रात हंसदेव जंगल को खत्म कर समतल करने में लग गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य आदिवासी इलाकों में खनन और विभिन्न सरकारी और निजी परियोजना के लिए बिना लोगों की सहमति के ही जंगलों का दोहन करना आम बात हो गई है। उदाहरण के लिए उड़ीसा के रायगढ़ में वेदांता और कोरापुट में अडानी का बॉक्साइट खनन परियोजना, छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लौह-अयस्क खनन परियोजना, तो झारखंड के हजारीबाग में अडानी का कोयला परियोजना। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है, लेकिन झारखंड में मतलब सिस्टम अपना काम कर रहा है। यही बात मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
आदिवासियों पर पुलिसिया दमन का दर्दनाक और अंतहीन इतिहास रहा है। पिछले 11 सालों में यह विकराल रूप ले लिया है। माओवाद खात्मे के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में बिना लोगों की सहमति के सुरक्षा बलों के अनेकों कैंप स्थापित किए गए हैं। अधिकांशतः ग्राम सभा की सहमति के संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रखकर आदिवासी बंदूक के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। उनकी दैनिक आज़ादी पर पाबंदी लग गई है। अपने पर्व के लिए हाट बाजार से महज चावल खरीद के लाने पर भी सुरक्षाकर्मी रोक कर सवाल करते हैं। इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों को पुलिस राज में बदल दिया गया है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि बस्तर में सैकड़ों कैंप स्थापित किए गए हैं, जहां प्रत्येक 9 आदिवासियों पर एक सुरक्षा बल तैनात है। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान के सारंडा जंगल में चंद हजार एकड़ क्षेत्र में 60 से ज़्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि मार्च 2026 तक माओवादियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ख़त्म तो आदिवासी हो रहे हैं। जनवरी 2024 में बस्तर में केंद्र सरकार ने राज्य के साथ मिलकर ऑपरेशन कगार शुरू किया, जिसमें अब तक लगभग 500 लोग मारे गए हैं। अधिकांशतः आदिवासी मारे गए हैं। मारे जाने वालों में माओवादी भी हैं और अनेक सामान्य नागरिक भी। इन हत्याओं के लिए सुरक्षा बलों को करोड़ों का इनाम मिलता है, यानी आदिवासियों को मारने के लिए उन्हें करोड़ों का इनाम दिया जाता है। केवल सशस्त्र आंदोलन के विरुद्ध ही सरकार का ऐसा रवैया नहीं है, बल्कि विस्थापन, जबरन खनन, जबरन कैंप निर्माण और बढ़ते सैन्यकरण के विरुद्ध आदिवासियों के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को भी कुचला जा रहा है। बस्तर के आदिवासी युवाओं का संगठन मूलवासी बचाओ मंच लगातार जबरन कैंप और विस्थापन के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ने मंच को प्रतिबंधित करते हुए मंच के युवा नेताओं को यूएपीए समेत कई फर्जी मामलों में आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। धीरे धीरे कई क्षेत्रों में माओवाद तो खत्म हो गया, लेकिन कैंप अस्थायी से अस्थायी बन गए हैं। सरकार की प्राथमिकता का आकलन इससे किया जा सकता है कि कैंपों की स्थापना के विपरीत आदिवासी क्षेत्रों में अनेक विद्यालयों को रेशनलाइजेशन के नाम पर बंद कर दूर किसी विद्यालय के साथ विलय कर दिया गया है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि सुरक्षा बलों के कैंप लगने के कुछ दिनों में ही अक्सर खनन या किसी कॉरपोरेट परियोजना का आगाज होता है। हालांकि हाल के दिनों में लगातार कई शीर्ष माओवादी नेता और कैडर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के मूल मुद्दों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया जस का तस है। जहां एक ओर संसाधनों के दोहन और कॉरपोरेट हित के लिए आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज पर हिंदुत्व का प्रहार भी लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्व विचारधारा के अनुसार आदिवासी हिंदू वन व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े वनवासी हैं। 1952 में आरएसएस द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम स्थापित करने के बाद लगातार आदिवासियों में हिंदुत्व का फैलाव किया जा रहा है। इसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम समेत अन्य हिंदुत्व संगठन कई हथकंडे अपनाते हैं, जैसे आदिवासियों के बीच हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार, आदिवासियों की संस्कृति, पूजा स्थल आदि पर धार्मिक कब्जा करना, ईसाई आदिवासियों के विरुद्ध अन्य आदिवासियों को भड़काना आदि। आदिवासियों में धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करने और उनको हिंदुत्व की ओर आकर्षित करने के लिए इन संगठनों की एक प्रमुख मांग रही है कि ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति सूची से हटाया जाए। यह प्रक्रिया पिछले दशक में और तीव्र हो गई है। झारखंड समेत अन्य राज्यों के आदिवासियों की एक बड़ी आबादी अपनी स्वतंत्र धार्मिक पहचान, जैसे झारखंड में सरना की औपचारिक पहचान के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व संगठन सरना सनातन एक है ऐसे नारे के साथ इनकी स्वतंत्र धार्मिक पहचान को हिंदू व्यवस्था का हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के दौरान भाजपा नेताओं और हिंदुत्व संगठनों के द्वारा झारखंड के कई सरना स्थलों, जिसमें आदिवासियों के पूजा स्थल भी हैं, से मिट्टी जमा करके मंदिर के निर्माण के लिए भेजा गया था, जिसका कि यहाँ के प्रकृतिवादी आदिवासियों ने विरोध किया था। साथ ही सुनियोजित तरीके से आदिवासियों को तीर्थ के लिए अयोध्या भी ले जाया गया। जनगणना में धर्म के कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग लंबे समय से रही है। वर्तमान में जनगणना में केवल 6 धर्मों, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन की ही अलग से गिनती की जाती है। हालांकि अन्य में भी दर्ज करने का विकल्प रहता है, लेकिन इसके प्रति सचेत न होने के कारण अधिकांश आदिवासी जो इन 6 धर्मों में नहीं हैं,
जनगणना कर्मी द्वारा उन्हें अक्सर हिंदू में ही डाल दिया जाता है और जो सचेत हैं वे अन्य के अंदर भी सरना लिख ले रहे हैं, जिनकी संख्या पिछली जनसंख्या में लगभग 50 लाख तक पहुंच चुकी है। और यदि जनगणना कॉलम में सरना कोड मिल जाता है तो जनसंख्या सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। झारखंड सरकार ने 2020 में आदिवासियों के अलग धर्म कोड की मांग पर विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था। केंद्र ने 2026 में होने वाली जनगणना में जाति की गिनती तो जोड़ दी, लेकिन आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड नहीं जोड़ा। भाजपा के नए भारत में आदिवासियों को अपने स्वतंत्र पहचान के साथ नहीं बल्कि सनातन पहचान के साथ ही जीना है, ऐसा हिंदूवादी संगठन और भाजपा चाह रही है। केवल पूर्वी और मध्य भारत ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को और बल मिला है। वहाँ हिंदुत्व संगठनों द्वारा सनातन को आदि धर्म के रूप में प्रस्तुत कर और ईसाई आदिवासियों को बाहरी धर्म के साथ जोड़कर विभिन्न आदिवासी मूलवासी समुदायों को हिंदुत्व के एजेंडे में शामिल किया जा रहा है। इसका सबसे भयावह उदाहरण मणिपुर में हमने देखा, जिस हिंसा के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों ने लगभग चुप्पी साध ली थी और इस समय असम में वही कहानी दोहराई जा रही है, हिंदूवादी जातियों को आदिवासी सूची में लाने के प्रयास के साथ, जिसका कि वहाँ की आदिवासी समुदाय विरोध कर रही है। आदिवासी लगातार अपने अधिकारों के उल्लंघन और संसाधनों के दोहन का स्थानीय स्तर पर विरोध जरूर कर रहे हैं, साथ ही आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व का भी विरोध कर रहा है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 2 दशकों में आदिवासियों में भाजपा की चुनावी पैठ काफ़ी बढ़ी है। हालांकि देश की 543 लोकसभा सीटों में से 8% सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की मजबूत राजनीतिक आवाज़ की कमी तो दिखती ही है। दूसरी ओर झारखंड में आदिवासी मुद्दों पर चुनाव जीतने वाली झामुमो गठबंधन सरकार भी आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीन ही नजर आ रही है। ऐसी परिस्थिति में इतिहास से सीख लेकर आदिवासियों को ही संगठित होकर अपने अस्तित्व को बचाना होगा और मजबूत राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। इस विषय पर आप सभी भी अपना विचार जरूर साझा करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।